नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। कल 15 अगस्त है, आजादी का दिन। आज ही के दिन साल 1947 में भारत से पाकिस्तान धर्म की बुनियाद पर अलग हुआ। जिन्ना की अगुवाई में देश का बंटवारा हुआ और नेहरू ने हिंदुस्तान की कमान संभाली। लेकिन गुजरते वक्त में पाकिस्तान ने नफरत और आतंकवाद का रास्ता चुना, जबकि भारत ने विकास चुना, मोहब्बत चुनी, डेमोक्रेसी चुनी। दोनों देश दो रास्ते पर चल पड़े। एक तरफ पाकिस्तान, धर्म, कट्टरपंथ, आतंक का रास्ता पाकिस्तान ने चुना। क्या हुआ? कंगाल हो गया। अब बात करते हैं भारत की। भारत हुआ माला माल। क्यों? क्योंकि भारत ने सही का रास्ता चुना। पाकिस्तान की आवाम दाने दाने को मोहताज है। भारत की सिंपैथी है वहां की आवाम के साथ। भारत में श्वेत क्रांति, हरित क्रांति ने लोगों की जिंदगी में खुशहाली ला दी। उस वक्त हमारे जो भारतीय थे वो भी उसी चुनौतियों का सामना कर रहे थे जो उस वक्त बंटवारे के बाद पाकिस्तान सामना कर रहा था। पाकिस्तान के सामने नौबत यहां तक आ गई कि वहां के कई प्रधानमंत्री कटोरा लेकर, आई रिपीट, कटोरा लेकर विदेशों से भीख मांगने पर मजबूर हो गए। जब बात इतने से नहीं बनी तो IMF ने तरस खाकर पाकिस्तान को मदद करने के लिए तैयार हो गया। क्या हुआ? कर्ज में डूबा पाकिस्तान और कर्जाई हो गया। आज हालत क्या है कोई सीक्रेट नहीं है, सबको पता है। भारी कर्ज, बढ़ती महंगाई, पुअर लॉ एंड ऑर्डर, गिरते विदेशी मुद्रा, क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स तो क्या होता है पाकिस्तान को पता ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ कर्ज है। राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अब आगे आने वाली जनरेशन को जब चैप्टर पढ़ाए जाएंगे तो उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में चैप्टर होगा पाकिस्तान का कि इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है, कैसे मुल्क बर्बाद होता है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान की पहचान बन गए हैं, जबकि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तरक्की की नई नई इबारत लिख रहा है। आंकड़े गवाह हैं। ना केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अलग अलग समय में जो भी सरकारें रही, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हों, आज जब और 2 साल में 80 साल हो जाएंगे आज़ादी को, तो हम एक लंबी लिस्ट जो है वो थमा सकते हैं कि 140 करोड़ की आबादी के साथ भारत ने कैसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनी। भारत 7.4%, 7.4% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल एजेंसियां कह रही हैं कि भारत सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी वाला देश है। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने से भारत को कोई रोक नहीं सकता। यूं तो पाकिस्तान के साथ बॉस हमारे देश की कोई तुलना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताते चले कि पाकिस्तान का जीडीपी विकास दर मात्र 2.5% है। उसी तरह देखिए, कारण भी है, जो कर्जा ले रहे हैं वो विकास पर इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, वो आतंकियों पर इन्वेस्ट हो रहा है या फिर करप्शन हो रही है। उसी तरह अगर जीडीपी की बात करें तो भारत का 4,11,000 अरब डॉलर है, और जबकि पाकिस्तान का 340 अरब डॉलर। इतना ही नहीं, महंगाई कंट्रोल करने में भी पाकिस्तान फिसड्डी साबित हुआ। देखिए, नए नए रिकॉर्ड सेट कर रहा है। फ्लॉप इकोनॉमी कैसे होती है, इसका भी चैप्टर जब आने वाली पुस्तकों को पढ़ाया जाएगा तो पाकिस्तान का चैप्टर होगा पहले नंबर पर। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बुनियादी चीजों की कीमत वहां आसमान छू रही है। रात को लोग सपने देखते हैं। सपनों में क्या देखते हैं? आटा, चीनी, नमक। वो उन लोगों के सपने हैं, क्योंकि
उसे वो पा नहीं पा रहे हैं। तो सपना तो इंसान उसी का देखता है। अगर भारत से तुलना करें तो आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तान जो बार बार न्यूक्लियर वॉर, परमाणु युद्ध, एटम बम की धमकी देता है, वहां की आवाम आटा, चावल, दाल के बीच पिसकर रह गई। वहां पर आम चावल पाकिस्तान रुपए की अगर हम बात करें तो 350 प्रति किलो मिलता है, जबकि भारत में उसी चावल का दाम 40 रुपए है। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सिर्फ आटा ही महंगा नहीं है, चीनी के भी हाल बता देते हैं। अब वहां पर मीठी चाय नहीं मिलती, फीकी चाय पीनी पड़ती है। क्यों भाई? चीनी बड़ी महंगी है। अब पाकिस्तान रुपए की बात करें तो 180 रुपए वहां पर चीनी का दाम है, भारत में 45 रुपए किलो। प्याज भी बता देते हैं। अब सब्जी प्याज के बिना कैसे बनती है? शायद ही बनती होगी। टमाटर प्याज तो भैया बेसिक है, कोई मामूली सी सब्जी भी बनानी है तो डालना ही पड़ेगा। अब जीरे वाले आलू डेली थोड़ा खाएंगे। अब प्याज जो है वो वहां पर 212 रुपए, जबकि भारत में 30 रुपए किलो, कभी कभी कम भी हो जाते हैं। मैक्स टू मैक्स 50 हाईएस्ट रेट कभी चला जाता होगा मौसम की मार की वजह से। अब आटा वहां पर इतना महंगा, चीनी वहां पर इतनी महंगी, सब कुछ वहां पर इतना महंगा, तो वहां के लोग इसलिए रात को सपने में देखते हैं आटा, चीनी, दाल, उनके लिए ये सपना है। अब आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमारी सिंपैथी है वहां की आवाम के साथ, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे उस वक्त हिंदुस्तान में लोग होंगे जिन्होंने चुना होगा कि भाई चलो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में जाते हैं। अब उनके साथ भी हमारी सिंपैथी है। इसलिए आज पूछता है इंडिया कि क्या पाकिस्तान के विकास में कट्टरता और आतंकवाद एक बड़ा रोड़ा है? अगर हाँ, तो क्या आत्मचिंतन कर रही है पाकिस्तान की आवाम? तो मीम बनाती है, खुद पर ही हंसती है। 78 अगर हम बात करें, हर साल हम बात करते हैं, 88 साल बाद भी अगर हम बात करें तो आज़ादी मिली, लेकिन एक साथ फिर क्यों पाकिस्तान पीछे है? आज हम अपनी कंपैरिजन, अगर हम अपनी इकोनॉमी का कंपैरिजन करते हैं, भारत अपनी तुलना करता है तो वो विकसित देशों से करता है। पाकिस्तान आज भी भीख मांग रहा है। क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों ने विकास की जगह विनाश को चुना, या फिर वहां की आर्मी ने अपनी जेबें भरी और इसी वजह से वहां के लोग जो हैं वो भगवान से कह रहे हैं कि अरे हमने पार्टीशन के दौरान भारत को क्यों नहीं चुना? आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय आपको करा दे, डॉक्टर मनन द्विवेदी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार है। जयंत कृष्णा हमारे साथ पूर्व सीईओ हैं एनएसडीसी से। प्रोफेसर आसिफ दाऊदी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार है। कुछ ही देर में हमारे साथ पाकिस्तान से डॉक्टर सज्जाद बुखारी, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी जुड़ेंगे। जय हिंद, बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए। आज़ादी के इस उत्सव में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर द्विवेदी आपके साथ। भारत ने ऐसा क्या सही किया, भारत के लीडर्स ने ऐसे क्या अच्छे निर्णय लिए कि आज हम यहाँ हैं, हम विकसित देश बन रहे हैं? और पाकिस्तान ने ऐसे कौन से फैसले लिए, कौन सी ऐसी राह 1947 में चुनी कि आज वहां की आवाम आटे के सपने देख रही है? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो नींव है, जो फाउंडेशन है पाकिस्तान की, वो ही पॉलिटिकल वायलेंस, राजनीतिक अस्थिरता और क्या कहते हैं, मेहम पे और वायलेंस पे पूरी तरीके से बनाई गई। जिन्ना भी थे, जब तक नेहरू के साथ रहे, जब तक महात्मा गांधी के साथ रहे, तब तक वो बात करते रहे कि हम लोग एक जमहूरियत लाएंगे पाकिस्तान में, जहां पर जो वीकेस्ट लिंक है उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे, और एक तरीके से हम लोग भी बाकी राष्ट्रों की तरह जो उस समय आजाद हुए थे, न्यू कॉलोनियलिज्म और न्यू इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट, मतलब ये कि उसके अगेंस्ट हम लोग जिहाद छेड़ेंगे। पर जिस तरीके से वहां पर मिलिट्री ने, जिस तरीके से वहां पर 1950 से अयूब खान के टाइम से और बाकी के जो लोग आए उन लोगों के टाइम, याया खान के टाइम से जिस प्रकार से प्रजातंत्र का मर्डर किया गया और मिलिट्री एक तरीके से कवर्ट रूलर भी और ओवर्ट रूलर भी बन के सामने आई, उससे भारत और पाकिस्तान के रास्ते बिल्कुल अलग थलग हो गए।
हम लोगों ने प्लानिंग अपनाई, हम लोगों ने महालनोबिस मॉडल अपनाया, हम लोगों ने सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के पास ऑफर अमेरिका ऑफर लेके बाद में गया था, पर वही स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल ऑफर लेके नेहरू जी के पास आया, जिसमें भारत को कहा गया, ये बात बहुत लोग मिस आउट करते हैं हमारे राष्ट्रीय और वैश्विक नैरेटिव में, कि भारत को नेहरू जी को ऑफर आया कि आप नेटो का मेंबर भारत बन जाए, सीएटो और सेंटो में का मेंबर भी भारत बन जाए। मैं यहाँ पर इतिहास की बात कर रहा हूँ, जी जी। पर भारत कोल्ड वॉर के इन झंझटों से बचना चाहता था, हम लोग दूर जाना चाहते थे और अपने ड्रॉ ब्रिज को वापस खींचकर एक तरीके से साइलेंट और आइसोलेटेड डेवलपमेंट ये करना चाहते थे। टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया की बात भी की गई, तो एक तरीके से भारत ने अपनी शुरुआत की, अपनी जर्नी की, अपनी अपने विकास की ओडिसी की शुरुआत की शांति से और ह्यूमन सिक्योरिटी मानवीय सुरक्षा के सिद्धांतों पे, पर पाकिस्तान वहां पर धीरे धीरे रेडिकलाइज होता गया, जैसा कि आपने कहा रेडिकलाइज होता गया, इस्लामिक कट्टरपंथ वहां पर हावी होता गया। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे जफरुल्लाह खान, उन्होंने भी कहा कि कुरान की स्टडी बहुत जरूरी है और बच्चों को स्कूलों में, पाकिस्तानी स्कूलों में, पाकिस्तानी मदरसों में एक तरीके से वहां पर बच्चे कुरान को पढ़ें और लोग अगर सोल्जर्स और ऑफिसर सोए भी तो वो अपने तकिए के पास कुरान को रखें। यही बात जियाउल हक ने भी लागू की और एक तरीके से पाकिस्तान के लिए फ्रंटलाइन स्टेट बनने की जो कवायद की अमेरिका के बहुत सारे 3-4 राष्ट्राध्यक्षों ने, उसके चलते वहां का ओरिजिनल फ्रेमवर्क, ग्रोथ फ्रेमवर्क ठीक और है उनका सर, कोई इस पर पॉलिटिकल विस्तार कल्चर से नहीं हम बन पूरी पाया। चर्चा करेंगे, पूरा विश्लेषण जो है वो हम दर्शकों को देंगे कि व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग। प्रोफेसर आसिफ दाऊदी हमारे पास है। सर, मैं आपसे एक बात समझना चाहूँगी। सर, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते कि एक इकोनॉमी को इतनी सारी आबादी के साथ कैसे ग्रो करना है, उस पर अगर कोई केस स्टडी हो तो वो भारत पेश कर सकता है, और एक इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कैसे करना है उसकी अगर कोई केस स्टडी हो तो वो पाकिस्तान कैसे हो सकता है। सर, व्हाट वेंट रॉन्ग? देखें, सवाल आपका बहुत अच्छा है। व्हाट वेंट रॉन्ग में अगर हम बात करते हैं और ख़ास तौर से जब हम इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, तो अभी जैसी चर्चा हो रही थी उसमें बताऊं कि किसी भी चीज़ को कामयाब होने के लिए आपको अच्छा एक विजन होना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको जाना है उसकी एक स्ट्रेटजी बनानी होती है, तभी जाके आप कामयाब होते हैं। अगर आप 78 साल में इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की भी बात करते हैं हम अगर, तो इतनी मिसालें आपने दी, आंकड़े खुद अपने आप बोलते हैं। आप पूरी दुनिया में जाके उठा के देख लीजिए कि भारत कहाँ पहुंचा और पाकिस्तान कहाँ है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है जो आपने कहा कि क्या क्या व्हाट वेंट रॉन्ग में जो प्लानिंग हुई, जो इनका एक मिशन बना और जो हम देख रहे हैं आज तक, वो ये है कि आपने रेडिकलाइजेशन की बात करी, कट्टरता की बात करी। आप ये देखिए कि वहाँ पे कितनी तरह से आए दिन कितने मसले मसाइल होते रहते, इंटरनल और एक्सटर्नल। हमारे भारत के अंदर अभी हमने कुछ दिनों पहले कितना बड़ा हादसा झेला, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई। मैं पहलगाम की बात कर रहा हूँ। ये आप बताइए कि अगर सोच सही हो, दिशा सही जाने का इरादा हो, तो आप कामयाब होंगे। आपने 2 बार कहा कि वहाँ के अवाम से हमें हमदर्दी है, वो हमें भी है। प्रॉब्लम यह है कि वहाँ की अवाम के लिए सोचेगा कौन? वो लीडर सोचेंगे, वो सरकारें सोचेंगी जिनका विजन होगा। जब यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहेगी, जब वहाँ पे गवर्नमेंट कहीं और से चलेगा, जब वहाँ पे ऐसे ऐसे कोई नॉन स्टेट एक्टर्स होंगे, तो नतीजा तो यही होगा। तो व्हाट वेंट रॉन्ग में सबसे जो अहम चीज़ है कि उन्होंने दिशा और दशा दोनों ही दूसरी तरफ जाने की चुन ली, और उस वजह से एक बड़ा मसला हुआ। एक पॉइंट पे मैं बात ज़रूर आपको रखना चाहूँगा। हमारे जो माननीय दोस्त हैं उन्होंने एक बात रखी, मुझे नहीं लगता है कि कुरान पढ़ने से कोई भटकेगा।
आप कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं? अग्री। मिसाल मैं देता हूँ, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, 30 साल से मैं रह रहा हूँ। यूएई, आप अब दुबई की बात करें, यूएई की बात करें, जीसीसी के तमाम उन कंट्रीज की बात करें जहां पे कुरान को समझ के पढ़ा जाता है। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, वहां पे मेजोरिटी या इवन इंडिया में उस लैंग्वेज को समझे बिना पढ़ा पढ़ जाता है। लेते हैं, ठीक है। राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, जहां लोग समझ के पढ़ रहे हैं, आप बताएं यहाँ कितनी हिंसाएं हुई हैं, यहाँ पे कितनी प्रोग्रेस की बात हो रही है। अगर सऊदी अरब की भी मैं बात करूं, तो विजन 2030 आप देख रहे हैं कि कैसे पूरी दुनिया यहाँ इन्वेस्ट करने आ रही है, कैसी पूरी दुनिया में तारीफें हो रही हैं, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। ये अगर कुरान पढ़ने की वजह से लोग बुरे हो जाते तो यहाँ पे ये तमाम चीजें नहीं होती, जहाँ उसको समझ के पढ़ा जाता है। मैं जानबूझकर इस मुद्दे पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम चैनल पे बैठे डिस्कशन कर रहे हैं। आप समझते कैसे हैं, इंटरप्रेट कैसे करते हैं, और कौन सी उनकी होती है ना कि आप किस सोच के मालिक हैं, प्रोफेसर आसिफ, उसके बहुत अनुसार आप बार डिसाइड कर। आप पहले सर नहीं है जिन्होंने ये बात कही हो कि कुरान की इंटरप्रिटेशन जो है वो सही नहीं की जाती है, उसे गलत तरीके से पढ़ाया और समझाया जाता है और तभी कुछ लोग जो हैं वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इस पर सर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन साथ ही हमारे साथ और भी मेहमान हैं। जयंत कृष्णा जी, हमने अब तक पाकिस्तान पर सर डिस्कस तो किया कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। सर भारत में क्या कुछ सही हुआ? मैं ये नहीं कह रही कि वी आर ऑल परफेक्ट, हमने 100% अपनी इकोनॉमी में जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी उसे अचीव कर लिया है, लेकिन 140 करोड़ की आबादी, उसे मैनेज करना और उसको साथ में लेकर चलना, और फिर उसके बाद चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और थर्ड का हमने टारगेट सेट कर लिया और मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल होगा उसे भी अचीव करना। व्हाट वेंट राइट? देखिए, ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा। भारत का जहाँ तक प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे 78 ईयर्स पहले। लेकिन भारत ने शुरू से कुछ चीज़ों में एक ऐसी पहल दिखाई। आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए तो उसने आईआईटीज और आईएम्स बनाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनाए। अगर आप हेल्थ केयर के क्षेत्र में देख लीजिए तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स बनाए। प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल एजुकेशन को इंकरेज किया। आप ग्रीन रेवोल्यूशन के आप जो अभी स्लाइड्स दिखा रही थी कि आटे, दाल, सब्जियों के दाम भारत में क्या है और पाकिस्तान में और क्या आज है, हम गेहूं वजह एक्सपोर्ट है कर रहे हैं। भारत ने ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर स्वामीनाथन की लीडरशिप में शुरू किया बहुत पहले, आज से न जाने कितने दशकों पहले। और उसका जब उस समय भारत सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं था अनाज और के बारे में, और किस तरह से उसमें वीट की प्रोडक्टिविटी, राइस की प्रोडक्टिविटी बढ़ी और आज हम फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करने के सिचुएशन में पहुंच गए हैं। आप वाइट रेवोल्यूशन की बात करिए, मिल्क की, दूध की बात करिए, उसमें डॉक्टर कुरियन की लीडरशिप में जो एक पूरा वाइट रेवोल्यूशन शुरू हुआ कंट्री में, गुजरात से शुरू होकर बाकी हर स्टेट में पहुंचा, वो भारत ने वो करा। अगर आप आईटी के क्षेत्र में देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखिए, तो डॉक्टर एफसी कोहली जिनको माना जाता है भारत के आईटी इंडस्ट्री के फादर के रूप में, वो शुरुआत हुई थी लेट 60s में। तो ये बहुत सी चीजों में भारत ने, अगर आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करिए तो 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब वो वित्त मंत्री थे, उनके लीडरशिप में भारत ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत करी। तो हर क्षेत्र में भारत ने एक जो की नेशनल इंपॉर्टेंस के एरियाज थे उसको आइडेंटिफाई करके उसको मिशन मोड में आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। वही अब तवज्जो पिछले कुछ 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में दी जा रही है। कहीं भी आप मुल्क में जाइए तो लगता है कि इट्स अ कंट्री इन द मेकिंग। हर जगह कहीं डैम्स बन रहे हैं, कहीं रोडवेज बन रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कहीं पे मेट्रो रेल बन रही है, कहीं पे बुलेट ट्रेन का हिसाब हो रहा है। तो ये मुझे लगता है शुरुआत से ही पाकिस्तान में जो हुकूमत कौन चला रहा है वो एक पॉलिटिकल लीडर्स सवाल मैं चला रहे आपसे हैं। सर पूछना चाहूंगी, फिर उसके बाद डॉक्टर द्विवेदी के पास में आऊंगी। सर रिसेंटली मैंने सर लास्ट 10 इयर्स में ऑब्जर्व करा है कि सरकार की कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर बहुत फोकस है, चाहे वो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर हम आवास तक भी देने की बात करें, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सर इसका क्या मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, क्यों फोकस कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर है? देखिए, एक बात कही जाती है कि इफ यू डबल द स्पीड यू ट्रिपल द इकोनॉमी।
अगर आप सड़कों पे रफ्तार एक अच्छे रोड्स का नेटवर्क बना के अगर आप डबल करते हैं तो जो अर्थव्यवस्था है वो आपकी 3 गुनी बढ़ती है। ये कहावत है, लेकिन काफी हद तक अर्थव्यवस्था में फायदा होता है। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ती है, कम होती है। और मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप ऑटोमोबाइल, मैंने आईटी की बात करी, इस समय 9% कंट्री की, इंडिया की जीडीपी का आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज से आता है। आप ऑटोमोबाइल की बात करिए, ऐसे ही करीब 7-8% कंट्री के जीडीपी का ऑटोमोबाइल से आता है। तो पाकिस्तान ने वो एरिया चिन्हित करे ही नहीं अपने लिए, और यही वजह है कि आज हमारी इकोनॉमी जो है वो $4 ट्रिलियन की कीर्तिमान को क्रॉस कर चुकी है, और पाकिस्तान जो है वो 375 बिलियन जीडीपी पे रुका हुआ है, और हम भारत की इकोनॉमी को देखते हुए करीब उसकी 8% इकोनॉमी का साइज डॉक्टर है। द्विवेदी, अगर हम पाकिस्तान को स्टडी करें, हम ये नहीं कह सकते कि पूरे 78 इयर्स की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में ऐसा कोई टाइम नहीं था जब उनकी डिमिनिशिंग इकोनॉमी थी। बहुत बार सर ऐसा भी था कि उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, लेकिन उस वक्त भारत के जो फैसले थे, पॉलिसी मेकिंग थी, वो इस तरीके की पॉलिसी मेकिंग थी कि हम लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं उन्हें देख रहे थे। सर, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो क्या सर वहाँ पर एक बड़ा कारण ये था कि आपका फोकस जो है वो कट्टरपंथ बनने में था? आपका फोकस था इस बात पर कि दूसरे देशों को परेशान कैसे किया जाए, वहाँ पर स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद कैसे फैलाया जाए, रादर देन कि अपने देश को कैसे विकसित किया जाए? डॉक्टर देखिए, द्विवेदी ब्रीफली मैं, बिल्कुल मुझे बोलने दीजिए। जी। ब्रीफली मैं ये बोलूंगा कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय, मैं भी और हमारे मित्रगण और हमारी पूरी जो कॉलेजिएट फैमिली है, वो एक तरीके से पूरी तरीके से हम लोग आईआर को स्टडी करते हैं, विदेश नीति को और कूटनीति को स्टडी करते हैं। तो उसमें हम ये पाते हैं कि सबसे बड़ा जो जो थ्रेट है वो हमें पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर से तो है ही, जैसा कि हमारे गेस्ट ने बोला, पर पाकिस्तान का जो स्टेट है वो सैक्रोसैंक्ट नहीं है। मतलब वहां का जो स्टेट है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरह काम नहीं करता, जो कि हमारा उनका रावलपिंडी उनके पूरे राष्ट्र को चलाता है। और एक तरीके से एक कंपनी, उनकी जो आर्मी है वो एक तरीके की एक कंपनी या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह काम करती है। उसके अलावा हम देखें कि वहां के जो सैन्य अधिकारी हैं वो बड़े बड़े स्मार्टली ड्रेस्ड अप होके और अपने मेडल्स लगा के, मेडेलियंस, तमगे लगाकर अपने कंधे पे, अपने चेस्ट पे लेके घूमते हैं, और उन सब की अनैतिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये मैं कहानी नहीं बना रहा, इसके पीछे 25 तथ्य हैं, 25 फैक्ट्स हैं जो आपको इजीली ऑथेंटिक वेबसाइट और ऑथेंटिक पुस्तकों में और पत्रिकाओं में मिल जाएंगे। तो एक तरीके से उसके अलावा देखिए, जो एथनिक वायलेंस है भारत में बिल्कुल नहीं है। एथनिक वायलेंस पाकिस्तान में बहुत है। अगर हम देखें तो बलूचिस्तान की स्थिति को देखिए, वहां से भारत से 25,000 मराठे पानीपत के युद्ध में पकड़ के लाए गए थे, और वहां पर वो इस्लाम को अपनाया उन्होंने। पर आज भी वो लोग, ये देखा जाता है कि जो हिंदू के रिलीजियस सिंबल्स एंड गॉड्स हैं उनको पूजते हैं, और साथ में शिव जी की भी पूजा अर्चना वो लोग करते हैं। पर जिस तरीके से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को पूरी तरीके से दबाया गया, भले ही वो बलूचिस्तान ही हो, पाकिस्तान की मेनलैंड हो, आफ पाक का रीजन हो, या फिर सबसे बड़ा एग्जांपल पीओके हो, तो जिस तरीके से अहमदियास को वहां पे बहुत गिनती भर के हिंदूज हैं उनको भी दबाया गया। तो इस तरीके से भारत और पाकिस्तान का, मैं तो यहाँ पर अपनी बात खत्म करूंगा यही बोलकर कि मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन है। नहीं सर, हम क्योंकि कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मेरे यहाँ पर हिसाब ये से, बात कर रहे हैं कि ये ऐसा मैं क्या बोलने सही दीजिए, हुआ और क्या मेरे गलत हिसाब हुआ। से पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। और जो राष्ट्र की जो परिभाषा होती है, अब तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो राष्ट्र की परिभाषा पर भी किसी भी लेवल पे राजनीतिक विज्ञान में सज्जाद बुखारी हमारे साथ सर, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। सज्जाद जी बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान से सीधा हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। डॉक्टर सज्जाद जी देखिए, अभी आप थोड़ा लेट जुड़े हैं, हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान में व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या ऐसा कुछ गलत नीतियां हुई कि आज उस देश की इकोनॉमी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस तरीके की है, और भारत में व्हाट वेंट राइट कि 140 करोड़ की आबादी के साथ एक साथ ही आज़ाद हुए थे, आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरी बन जाएंगे। सज्जाद जी, अगर मैं बात करूं, अभी जो सर बात भी कर रहे थे डॉक्टर द्विवेदी, कि एक होती है डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी और एक होती है कंस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी।
जब आपके देश की डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी होगी कि माइनॉरिटीज को दबा दें, स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद को लेकर, टेररिज्म को लेकर आप फंडिंग कर रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल होता है कि कुछ भी स्थिर नहीं होगा। सर, आप इस बात को अग्री करेंगे सज्जाद जी? बहुत शुक्रिया मेरी बहन अपने इस पैनल का हिस्सा बनाने का, और आदाब अर्ज़ है आप तमाम जो पैनलिस्ट हैं और आपको भी। आपने क्योंकि कंपैरिजन किया है आज इन बिटवीन 14 एंड 15 अगस्त, और मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा कंपैरिजन, क्योंकि मैं एक इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ तो मैं स्टेटिस्टिक्स में नहीं पढ़ूंगा, मुख्तसर ये करूँगा कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो 1.25 अरब की है और हमारी 25 करोड़ की है, तो वो कंपैरिजन मैं नहीं करूंगा। लेकिन आप पूरा सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद आप बिल्कुल सर, बोलिए अपनी तफसीलात सामने रख लीजिएगा। पहले थोड़ी देर पहले मेरे भाई जो बात कर रहे थे अकलियतों की, मराठों की बातें कर रहे थे, उनकी थोड़ी जो है मालूमात जो है उसमें मैं ज़रा दुरुस्तगी कर दूं। पहली बात तो ये है कि माइनॉरिटी के हवाले से पाकिस्तान ने अभी तक कोई सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मंजूर नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात यह है, हमने किसी की शहरियत को मुअत्तल नहीं किया, जैसे आपने बंगालीज की शहरियत को मुअत्तल किया। फिर कोई गोल्डन टेम्पल हमारे यहाँ नहीं हुआ, कोई भी बाबरी मस्जिद का वाकया नहीं हुआ, और कोई भी हमारे यहाँ जो है वो गुजरात में कत्ल गारत नहीं हुआ। सुनिएगा सुनिएगा, आपके चेहरे की मुस्कुराहट मुझे पता है, क्योंकि बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपके जवाब लिए। है थोड़ा नहीं, बर्दाश्त नहीं सर, नहीं एक्सक्यूज मी सर, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, जो आपने ये बाबरी एंड ऑल एग्जांपल दिया, आई हैव अ लिस्ट। मैं आप पूरी बात सुन लेना, फिर आप प्लीज एक्सक्यूज आप इंटरप्ट कर, फिर आप पूरी बात कीजिएगा। आप अगर फिर ये चीज बोलेंगे कि आपने जो मेरी मुस्कुराहट पर तंज कस दिया, मैं उसका जवाब दे रही हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मैं भी आपको सिलसिलेवार तरीके से सारे जवाब दूंगी सर, बोलिए। ठीक है, अच्छा जी, पहले तो ये बात मैंने यहाँ मुकम्मल कर दी, तो ये अकलियतों के मामलात थे आपके, ठीक है, और पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियों में आपका 5वां नंबर आता है। मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान टाइम्स कह रहे हैं, ठीक है। अब आपकी इकोनॉमी की बात करें तो आपके टाटा एंड अंबानी को निकालें, फिर आपका जो है ना जीडीपी चेक कर लें, ठीक है, और वो जो आपको पता है ना वो बिल्डर्स वगैरह को अगर आप निकाल लें, तो अगर हम भी मलिक रियाज को और अपना कुछ लोगों को और शामिल कर लें, तो मेरे ख्याल में फिर हम कंपैरिजन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आ जाते हैं दिफाई साजो सामान पर। आपकी जो है 1.25 अरब की आबादी है और हमारी 25 करोड़ की आबादी है, ठीक है, और आप जो है हमसे 6 गुना ज्यादा IMF के, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के और दीगर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मकरूज हैं। 2025 तक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 800 लोगों के पास जो है वो वॉशरूम्स नहीं है आपके मुल्क में, ऐसा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। आपके सर 100% डेफिकेशन। सुने ना, अरे सर, कहाँ से आंकड़े लेकर आ रहे हैं? आपने किसी पाकिस्तानी मीडिया हाउस से, सर आप झूठ थोड़ा बोलेंगे सर मेरी डिबेट में, और मैं आपके झूठ को सुनती रहूंगी। और टाटा अंबानी आपके देश में नहीं है, आई हैव सिंपैथी सर। आपकी कंट्री में टाटा, अंबानी, अडानी जैसे दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट, जिन्होंने हमारे देश को बनाने में हर एक लीडर ने योगदान दिया, उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी उतना दिया। आई हैव सिंपैथी सर। आपको इस बात पर ईर्ष्या है तो इसमें मेरी गलती नहीं है सर। आप ये डेफिकेशन वाला अपना बयान वापस लीजिए, और इस बयान को भी वापस लीजिए कि आपने जो कहा इस तरीके की डिमोलिशन होती है। सर, मैं वहां पर हजारों मंदिर आपको गिनवा सकती हूँ, हजारों मंदिर जिन्हें डिमोलिश किया हुआ है, और वहां पर जाने तक की भी आपकी आवाम को आजादी नहीं है सर। आपकी आवाम को आजादी नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं सर। आपके सारे पैनलिस्ट को चैलेंज है, आप एक मंदिर का नाम बता दें। अरे सर, मैं आपको बताती हूँ सर, चलिए आप 1000 मंदिर छोड़िए, आप प्रहलादपुरी जाइए, नरसिम्हा जी का वहां पर मंदिर है, विष्णु के अवतार का। वो मंदिर टूटा हुआ है सर, टूटा, और उस मंदिर में आपकी इतनी खौफ खाती सरकार है, आपकी आवाम को एंट्री नहीं करने देती, अपने गलत काम नहीं बताती, और आप मुझे यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं कि जो जहां पर हमारा मंदिर था और हमारी जो ये सारे मुगल आए और सब कुछ आए, हमारे मंदिरों को तोड़ा, और आप उसका ज्ञान दे रहे हैं मुझे। सर झूठ मत बोलिए, सर झूठ मत बोलिए। जयंत कृष्णा जी, ये यहाँ पर मुझे लगता है कि जिस अभी डिबेट की स्टार्टिंग में, सज्जाद जी मैं आपके पास आती हूँ, जिस डे ड्रीमिंग का मैं अभी एग्जाम्पल दे रही थी कि दिन में ये सपने देखते हैं आटे के, तो ये भी सपने देख रहे हैं सर। झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। सर, हर दिन मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखती हूँ, इनके ही लोग डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और उस मंदिर की तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए इसको तोड़ा गया है। जयंत जी, जयंत जी, देखिए मैं आपको ये आपकी जो भी आपने डेटा दिया, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूं। आपने पॉपुलेशन की बात करी कि हम 140 करोड़ हैं, आप 25 करोड़ हैं, तो इस आंकड़े के हिसाब से
आपका जो पॉपुलेशन है वो 18% है भारत की पॉपुलेशन को देखते हुए, राइट? अगर भारत की 100 है तो आपकी 18% है, राइट? और आपकी इकोनॉमी का क्या साइज है? आपकी इकोनॉमी का साइज है $375 बिलियन और हमारी $4 ट्रिलियन से ज्यादा। वो 9% से भी कम आपकी, तो कहां 18% आप पॉपुलेशन है आपकी भारत से, और इकोनॉमी का साइज आपकी 9% से भी कम है। तो आप जाहिर सी बात है आप किस उसकी बात कर रहे हैं। और जहां तक आपने टाटाज और बिरलाज और अंबानीज और रिलायंस की बात करी, तो ये भारत के इकोनॉमिक इकोसिस्टम में प्रॉस्पर करे हैं। ये पाकिस्तान ने ऐसा इकोसिस्टम क्यों नहीं बनाया कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन प्रॉस्पर करके आगे बढ़े? तो ये तो आप अपनी गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश मत करिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, हमें पाकिस्तान के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उतने ही कंपैशनेट हैं, उतने ही ह्यूमेन हैं जो जितने भारत के लोग हैं। आखिर ये मुल्क 1947 से पहले एक ही था। लेकिन वहां पे जिन लोगों ने शासन किया है, वहां पे जो गवर्नेंस की क्वालिटी है वो दिन पे दिन गिरती जा रही है और बदतर होती जा रही है। इसका खामियाजा जो है वहां के शहरी और वहां के गांव के रहने वाले लोग भुगत रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा बजाय कि, और देखिए आप कंपेयर करके एक सिलेक्टिव डेटा देके आप उसको पाकिस्तान को की एडवोकेसी करिए, ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा। आपको जरूरत यह है इस समय उन एरियाज को चिन्हित करने की कि जो आप भारत से कंधा से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। उन एरियाज में आप अपने मिशन शुरू करिए। अब आप मेरा जवाब सुनिए, आपको मैं जवाब दे देता हूँ। आप स्टेटिस्टिक्स पर गए, मैं अभी आपको जवाब दे देता हूँ। आप और हम एक दिन का फर्क था हमारी आजादी का। आप हमारे साथ कंपैरिजन करने चले हैं। आज 1.25 अरब की आबादी, आप अपने एटम हिसाब करें और हमारे एटम हिसाब करें, आए दिफा पर आ जाते हैं। अपने जहाज हिसाब करें, हमारे जहाज, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग निकालें, हमारी मैन्युफैक्चरिंग निकालें। 90s तक हम एग्रीकल्चर में और हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपसे आगे थे। आप निकालें, आप मुझे हिस्ट्री की बात बता रहे हैं, अब आए आगे वजूहात बताएं। हमने 70s के बाद सुख का सांस नहीं लिया। हम सोवियत यूनियन वार को भुगते हैं, हम अफगानिस्तान के 9/11 को भुगते हैं, हम टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म को भुगते हैं। 32 हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में काम करती रही, जिसको आपकी रॉ जो है फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देती रही। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, आपके मुल्क में जब इस तरीके से धमाके होते हैं, मस्जिदें उड़ा दी जाती हैं, मासूमों की वहां पर जान ली जाती है आतंकियों की तरफ से, आप मुझे कह रहे हैं 9/11 का तंज हमने झेला, अफगानिस्तान से हमने प्रॉब्लम झेली, हमने यहाँ से प्रॉब्लम झेली। हु इज रिस्पॉन्सिबल सर? इसके लिए कौन? आपके देश में अगर आतंकवाद है, अगर आपके देश में आतंकवाद है, आपके देश में अगर कोई आतंकवादी मारा जाता है, तो उसके जनाजे में आपके आर्मी के पर्सनल क्यों जाते हैं? क्या आपने कभी पूछा, कभी आपको गुस्सा नहीं आया कि यही आतंकी जान लेते हैं हमारे मासूमों की? और यहां पर ही जिन आर्मी पर्सनल के ऊपर जिम्मेदारी होती है, हर एक देश के आर्मी ऑफिसर पर जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी सरहद को, हमारे देश को, हमारे सिविलियन को सुरक्षित रखें। और जब आपके देश के ही वो आर्मी पर्सनल उन आतंकियों के जनाजों में खड़े होते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? आपकी आवाम ठगा हुआ महसूस नहीं करती? आपकी आवाम को दुख नहीं होता कि यही आतंकी हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा सवाल बने हुए हैं? और आप यहाँ पर आके सर, आप यहाँ पर आके मुझे लेक्चर दे रहे हैं कि आपके देश में सब चंगा। सर आप कह रहे हैं आपके देश में सब चंगा, जबकि आपके हर एक प्रांत में एक मोटा मोटा, सर पंजाब प्रांत अगर मैं छोड़ दूं ना, वो भी वहां पर पंजाबी जो पहले अपने सारा व्यापार छोड़कर गए थे अनडिवाइडेड हिंदुस्तान का, उसको आपने कंटिन्यू किया। कोई काम पाकिस्तान में सर नहीं हुआ, इस बात को मानिए। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध प्रांत, साथ ही पीओजेके की जो हत्याई हुई हमारी जमीन आपने ले रखी है, फिर बलूचिस्तान में अलग चुना दी। पंजाबियों को छोड़कर आप सर मुझे कोई गिना दीजिए वहां पर कोई खुश हो तो। आए दिन तो प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि हमें आजादी चाहिए पाकिस्तान से। बस थोड़ा ब्रेक पर पैर रखें। नहीं सर आप बोलिए, आपको दुख नहीं होता जब आपके देश के आर्मी पर्सनल वहां पर आतंकियों के जनाजों में जा रहे होते हैं? बुरा नहीं लगता आपको? सवाल करें, लेक्चर, भाषण और तकरीर ना करें। नहीं सर, आपके देश के आतंकवाद के लिए, आपके देश में स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद की वजह से मेरे जवानों को हर
हर रोज देश की सुरक्षा करनी पड़ती है क्योंकि आपने आतंकी पाले हुए हैं और आप आत्मचिंतन करने के लिए तैयार नहीं है। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार आतंकवाद को डिफेंड करते हैं, अपने आर्मी वालों को डिफेंड करते हैं, और आप मुझे कह रहे शांत। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट बी शांत। इंदिरा गांधी ने अपनी रियासत पर हमला किया था, आपको भूल गया? अरे सर, अभी क्या सुन लें, बातें कर रहे हैं आप क्या बातें कर रहे हैं? अब बर्दाश्त कर ले। इंदिरा सारी गांधी दुनिया को जैसी पता है आप स्ट्रॉन्ग क्या कर रही लीडर, हैं। आप लोगों की हैसियत नहीं है, अब उनकी बात करें। आप मुझे आज प्राइमरी स्कूल की टीचर लग रही हैं, एंकर नहीं लग रही हैं। अरे सर, आपसे मुझे वैलिडेशन की जरूरत भी नहीं है, किसी पाकिस्तानी से मुझे वैलिडेशन की जरूरत नहीं है सर, ये आपकी गलतफहमी होगी। नहीं सर, आप मुझे जब कह रहे हैं ना मैम प्लीज पीस मेंटेन पीस, आप ये पीस का ज्ञान अगर अपने आर्मी वालों को देंगे ना तो बेहतर होगा। अगर वो पीस मेंटेन करेंगे ना तो शायद आपकी आवाम खुश होगी और जो आस पड़ोस है वो भी थोड़ी सुख की और चैन की नींद जो है वो सोएंगे। सबसे पहले तो आपकी आवाम ही सोएगी। डॉक्टर द्विवेदी जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, ये ऐसे वरिष्ठ पत्रकार जो इनडायरेक्टली आतंकवाद को जब डिफेंड कर देते हैं और आलोचना नहीं करते हैं अपने आर्मी वालों की, जो वहां पर जनाजे में जा रहे होते हैं, इतना दुख हो रहा है कि आतंकी मर गए भैया, और फिर मुझे यहाँ पर आकर बोल रहे कि नहीं नहीं हमने ये दंड झेला, हमने वो झेला। भाई हमने दिया, तुमने खुद किया तो भोग रहे हो। जी मैं यहाँ पर ये कहूंगा, मैं वैसे तो पर्सनल कमेंट्स नहीं करता, पर ये कि ये राष्ट्रीय बात है तो इस पर मैं पूरा कमेंट करूंगा। वो ये कि देखिए, इनका भी इंडिपेंडेंस डे है, फ्रीडम की बात है जो पाकिस्तान से और रेडिकलाइज फ्लॉग से आगे बढ़ी है, तो बिल्कुल ये बात भी तय है कि बलूचिस्तान के लोग फ्रीडम लेंगे या फिर पीओके के लोग फ्रीडम लेंगे। एक बात ये, और सेंटिमेंटलिज्म तो बहुत नेचुरल है जो बातचीत में आ रहा है, क्योंकि ये इमोटिवनेस और सेंटिमेंटलिज्म तो 14 अगस्त है। हम लोग कल बात करेंगे 15 अगस्त को, क्योंकि हमारा सेंटिमेंटलिज्म, हमारा पेट्रियोटिज्म कल रहेगा। और जहां तक अंबानी और इनकी बात है, ये तो भारत का खून नहीं होता, कोई भी हो सकता मजा है, होता है, मजा नहीं होता यार। पहले अपनी अंबानी उर्दू हो ठीक करो, सकता है, लखनऊ नादार वाले हो मारेंगे सकते पकड़ हैं, के। कोई भी हो सकता है। और अंतिम में मैं ज्यादा डेटा पे बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि भारत के ज्यादा नहीं है भाई, ठीक है ज्यादा है, प्रोफेसर ज्यादा क्या आसिफ, होता है? प्रोफेसर क्या है? आसिफ जी, सर अभी आप थोड़ी देर पहले आप मुझे एक सर उदाहरण दे रहे थे और मैंने कहा था सर थोड़ी देर में हम इसे, डॉक्टर द्विवेदी जी आपके पास आती हूँ सर, फेल्ड कंट्री है। डॉक्टर द्विवेदी जी मैं आपके पास आती हूँ सर, मेरे पास ठीक है डॉक्टर द्विवेदी जी मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ लगातार और भी मेहमान हैं, सज्जाद जी आ रही हूँ आपके पास। हमारे साथ प्रोफेसर आसिफ दाऊदी जी भी है। सर अभी आप थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दे रहे थे और मैंने कहा था सर इस पर ना हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ी देर रुक जाते हैं। आपने कहा था कि जब आप कुरान की बार बार जिक्र करते हैं, सऊदी अरब में भी पढ़ाई जाती है, खाड़ी देशों में भी पढ़ाई जाती है, पाकिस्तान में भी आप कह रहे हैं कि कट्टरपंथ जो है उसका बार बार जिक्र होता है, लेकिन विकास तो सर वो भी कर रहे हैं, ये विकास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपने सर इंटरप्रिटेशन की एक खामी कही थी कि इनके देश में है, सर प्लीज एक्सप्लेन। देखें, इसको मैं इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जब कहते हैं ना कि कुरान में खुद कहा गया है, अगर वहां पे कुरान की पढ़ाई होती है और उसको समझा जाता है तो ये कहा जाता है कि अगर आप एक इंसान की भी हत्या करते हैं, मासूम की, तो आप एक इंसानियत की हत्या करते हैं। मैं अभी पहलगाम पे नहीं आता हूँ, वो तो दर्द देने वाली बात है, ठीक है, लेकिन मैं अभी इन भाई साहब के ही चीजों को लेके जवाब देना चाहता हूँ कि अकलियत की बात वो कर रहे हैं, माइनॉरिटीज की बात वो कर रहे हैं। मैं एक इंडिया का माइनॉरिटी सेक्शन से बिलोंग करने वाला इंसान अपनी बात रखना चाहता हूँ, ठीक है। भारत के अंदर जो माइनॉरिटीज कहाँ कहाँ नहीं पहुंचे हैं, कहाँ कहाँ नहीं है, क्या उनकी पोजीशन है 78 साल में आज तक देखिए, चाहे मेरिटोक्रेसी की बात करें कैसे भी। साथ में अगर आप पाकिस्तान के अंदर अकलियत की बात करें तो जो परसेंटेज था आज़ादी के वक्त, वहां से लेके 2 से 3% पे आके रह गया है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वहां पे मंदिरों में या दूसरी जगहों पे वो कैसे क्या अब ज्यादा करेंगे अत्याचार, उनके पास माइनॉरिटीज तो बचे ही नहीं। और जब बचे नहीं, पहले तो एक तो उनको लिप्त कर दिया, खत्म कर दिया पूरी तरह से, अब वो बचे नहीं, अब क्या करते हैं कि मदरसों में, मस्जिदों में
और बाकी स्कूलों में इन मासूम इंसानों का कत्ल करते हैं। तो ये क्या इंटरप्रिटेशन है? कौन सा इस्लाम, कौन सा कुरान ये कहता है कि आप स्कूल में घुस के, मस्जिदों में घुस के, मासूम मुसलमान हो, हिंदू हो, पहलगाम में आके इंसान का कत्ल करें? कौन सा इस्लाम कहता है? पहली बात, ये मिस इंटरप्रिटेशन है। माइनॉरिटीज का स्टेटस जिस तरीके से वहां पे गिरा है, आप ग्राफ देख लीजिए, आप डेटा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि आपका जो मिस इंटरप्रिटेशन का था, आप पूरी दुनिया में देखें, जो आप गल्फ कंट्रीज की भी बात करें, आपने कुरान का जिक्र किया था हमारे एक दोस्त ने कि वो पढ़ाया जाता है इसलिए लोग भटक जाते हैं, या ये बात सही नहीं है। कुछ जगहों पे जो उसको नहीं समझते हैं वो मासूमों का कत्ल करते हैं और वो इस्लाम को बदनाम करते हैं। और इस तरह से इसमें जो आपने अभी देखा कि कितनी, अभी ये साहब खुद कह रहे हैं कि वो वहां पे आतंकवाद का शिकार रहे, वहां पे किस तरीके से क्या क्या नहीं झेला। भाई अगर झेला तो आप अपनी आवाज बुलंद करें और आप ये सोचें कि वहां की जो आवाम है जिससे हम सबको हमदर्दी है, ठीक है, हम इंसानियत की अगर बात करें, तो आप वहां ये देखें कि क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, किसके हाथ में कंट्रोल है, उस पर रोक लगाएं। बजाय इसके कि आप रोक लगाएंगे, एक इंटेलेक्चुअल होने के नाते आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, और आप इंडिया के बारे में बेकार सी बातें कर रहे हैं, ये डेटा लाके वो डेटा लाके। तो आप कम से कम कुछ चीजों को एक्सेप्ट करें। मैं कह रहा हूं कि मैं 100% परफेक्ट नहीं हो सकता हूं, मेरा मुल्क भी 100% नहीं हो सकता, इतना बड़ा मुल्क है, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन आज जो माइनॉरिटीज की हैसियत है हिंदुस्तान के अंदर 78 सालों में, जो वहां पे हिंदू भाइयों ने, जो वहां पे मेजोरिटी ने उनका ख्याल नहीं रखा होता, उन मुसलमानों का, उन क्रिश्चियंस का, उन सिखों का, और खास तौर से मुसलमानों का, जो टू नेशन इसके बाद डिवीजन के बाद जिन्होंने ये सेलेक्ट किया, चूज किया कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे, डेमोक्रेटिक सेटअप में रहेंगे, अपने मुल्क में रहेंगे, जानना चाहती जिएंगे, हूँ मरेंगे। ये सर सैडिस्ट मेंटालिटी आती कहाँ से है कि किसी को दुख पहुंचाएंगे, किसी को प्रताड़ित करेंगे? मैं यहाँ पर एक सेकंड के लिए भारत को छोड़ देती हूँ कि आप लगातार, आप छोड़ दीजिए, सिर्फ पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, अब बलूचिस्तान वाले कहते हैं जी कि हमारे ही जो पूरा प्रांत है, यहाँ पर इतने सारे रिसोर्सेज हैं, आप उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कीजिए, अपने देश में लगाइए। सिंधी वाले जो हैं वो कहते हैं, सिंध प्रांत वाले, कि भैया आप जो है देश का वहीं पर विकास कीजिए। खैबर पख्तूनख्वा वाले भी बात यही कहते हैं। अब यार देश के लिए, देश के प्रति एक भावना जगानी पड़ती है ना सर, वो क्यों नहीं है? वो सिर्फ वहां पर पंजाब प्रांत में क्यों है? पंजाब प्रांत का भी सर आपको पता है क्या इतिहास है, क्या इतिहास है सबको पता है। वहां पर जब अनडिवाइडेड इंडिया था, जब हिंदुस्तान था, तो क्या पंजाब प्रांत जो है उसको माना जाता था? वो तब से कंटिन्यू था, तो ठीक है, उस पर हम कह सकते हैं अभी भी विकास है। बाकी अगर मोटा मोटा और प्रांत को अगर छोड़ दे, सैडिस्ट मेंटालिटी क्या है? मस्जिद उड़ा देंगे, ये उड़ा देंगे, वो उड़ा देंगे, मासूम लोगों की जान ले देंगे। ये मतलब ये कहाँ से पढ़ाया जाता है कि दूसरों को परेशान करेंगे? तो भाई क्या मतलब, क्या है ये? देखें, इसमें आपने ये मुझसे पूछा। जी जी सर। वैसे आप जो है ना वो आऊंगी सर आपके पास। सज्जाद जी इसके बाद आपके पास ही आ रही हूँ। यही नाकामी आपकी। अरे सज्जाद जी, आप जो बोलता है उसके बीच में बोलते हैं, जब आप बोलते कोई नहीं बोलता। यही तो है भारत पाकिस्तान में डिफरेंस। बोलिए। हमारे दोस्त जो नादानी की बात कर रहे हैं, नादानी सबसे बड़ी इसमें है कि एक सैडिस्ट मेंटालिटी होना एक बात है, लेकिन एक सेन इंसान, एक समझदार इंसान उस सैडिस्ट मेंटालिटी को जस्टिफाई करे, ये एक दूसरी बात हो जाती है, जो सज्जाद साहब जैसे लोग करते हैं। सज्जाद जी, आप कम से कम बुरी चीजों को बुरा कहें, मैं मानती हूँ आप चीजों अभी को अपने अच्छा मुल्क कहें। में है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना आप कर रहे होंगे सर, बहुत सारा प्रेशर आप पर होगा, बट क्या सज्जाद जी एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते, क्या आप टेररिज्म का सपोर्ट करते हैं? आई एम श्योर आप नहीं करते होंगे सर। आप भी जब ये घटनाएं सुनते होंगे, चाहे मैं कहती हूँ बलूचिस्तान में भी हो, आपको बुरा लगता होगा कि ये क्या हो रहा है देश में, ये क्या हो रहा है मुल्क में, ऐसी चुनौतियों का सामना क्यों कर रहे हैं? अपने जो पैनलिस्ट हैं जिन्होंने अभी गुफ्तगू की है, इसका 1/3 टाइम आप मुझे दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, बोलिए। सबसे पहले मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात की, बड़े सेंसिबल इंसान है, और इन्होंने इंटरप्रिटेशन की थी, तो मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है उसका जिक्र और फिर गीता का जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला है। लेकिन उन्होंने अब इंटरप्रिटेशन कर दी है और उन्होंने कहा है कि कहाँ कत्ल का लिखा है, कहाँ लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा जो है जिद्दोजहद को, सेल्फ डिफेंस को
और जहाद जो है उसकी इंटरप्रिटेशन आप जाके पढ़ लीजिएगा। मैं उसकी इंटरप्रिटेशन आपको फिर बाद में मजीद तफसीलन बता दूंगा, क्योंकि मैं आलिम नहीं हूं, लिहाजा मैं इस पे बहस ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता। लेकिन ये जो मैंने आपको थोड़ा सा बता दी, आप स्टडी कर लीजिएगा। एक अब दूसरी एक बात है कि सेकंड गीता सर, के एक मानने वाले बात जो मैं है, आपसे मैं उनकी पूछना बहुत चाहूंगी रिस्पेक्ट करता हूँ। सज्जाद जी, सुन आपने लेना, फिर आपने अरे मुझे आपसे इंटरप्ट कर सवाल दिया। पूछ रही हूँ क्या सर। फायदा आप हुआ आपसे बात सर, करने? आप सज्जाद जी, आप आप बाद ही में कह बात रहे हैं कर कि आप लीजिएगा ना, कुरान के बाद में आप एक्सपर्ट कह है, एक दीजिएगा। डाउट आया है सर, उसका जवाब तो दीजिए। आपने भी एक बात कही, सेल्फ डिफेंस के लिए कुरान में क्या लिखा है। अभी जहां तक सर को मैंने सुना, उन्होंने सेल्फ डिफेंस के ऊपर ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी बेगुनाह की अगर आप जान लेते हैं तो कुरान में उसे जायज नहीं माना गया, उसे गुनाह माना गया है। वो सेल्फ डिफेंस और का अगर जिक्र सेल्फ नहीं कर डिफेंस रहे भी थे। है, डॉक्टर कुरान में सज्जाद सेल्फ जी अब डिफेंस आज भी है है, ना, मैं बता जो देता यार, आप पहलगाम प्लीज में जो हुआ, अब आप मेरी तो बात सुन उसके ले। जी बाद डॉक्टर अगर आपके सज्जाद, अंदर जरा पाकिस्तान को बराबर भी टॉलरेंस है या बर्दाश्त है या आपको सुनने का आपके अंदर मादा बोलिए है तो सुन बोलिए ले। सज्जाद जी, इसको एक्सप्लेन कीजिए सवाल जो मैंने आपसे पूछा है। एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं अभी आपको। एक इंसान का कत्ल करना गोया पूरी इंसानियत का कत्ल करना है, लेकिन ये नहीं लिखा कि कातिल को कत्ल नहीं करना, दहशतगर्द को कत्ल नहीं करना। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। अब आप आ जाएं अपनी गीता पे। आपकी गीता में कहां लिखा हुआ है, आप मुझे ये बताएं कि गौ माता जो है उसका मूत पीना चाहिए, उसका गोबर खाना चाहिए और सर, सांडे को बाप नहीं मेरी बोलना मेरी बात चाहिए। सुनिए। अब ये कहीं लिखा है आपने क्योंकि गीता में? मुझसे सवाल गीता पूछा में कहीं सर, लिखा है? आपने सर जो आपकी मुझसे गीता सवाल में कहीं पूछा, लिखा है? आप आपकी पहली गीता बात में तो कहीं सर लिखा है? कत्ल, बताएं। एक सेकंड, ये जो इंटरप्रिटेशन आप बता सर, रही है ना, आप किसी आपकी का गीता में खून कहां लिखा करने हुआ का है? कंपैरिजन गौमूत्र से कर रहे हैं, तो मैं आपकी इंटेलेक्ट पर संदेह करती हूँ। मैं अब हैरान। दूसरी चीज सर, ये अभी सुनिए सर, आपने मुझसे सवाल पूछा है ना, आप एंकर बन चुके हैं तो अब जवाब भी ले लीजिए। सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप पोस्टमार्टम सेल्फ कर रहा हूं आप डिफेंस लोगों को, का, आप लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सेल्फ सकते। डिफेंस को सर, सेल्फ डिफेंस को मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सज्जाद जी, आप सेल्फ डिफेंस का बताऊं कंपैरिजन जो अभी है वो आपको? कत्ल से कैसे कर सेल्फ रहे हैं? डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, हाँ। सेल्फ डिफेंस बताता हूं मेरे भाई। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का जो है वो तालिब इल्म भी हूं, ठीक है, और मेरी स्पेशलिटी जो है वो फॉरेन अफेयर्स है और उसी पर मैं अपने टॉक शोज करता हूं। आप सुनिए गौर से, आप जाए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को पढ़ें, चैप्टर नंबर 1 को पढ़ें, जहां पर आपको बताया जाता है कि जब आपकी माओ बहनों बच्चियों की इज्जत आबरू का मसला आए, आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का खतरा आपको हो, तो आप सेल्फ डिफेंस में आर्म स्ट्रगल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आर्म स्ट्रगल कर सकते हैं। आप जाते हैं मकबूजा वादी में, हमारे निहत्थे लोगों पर हमलावर होते हैं, मासूम महिलाओं के साथ आप लोग रैप करते हैं इज्तिमाई, अगर वो खड़े हो जाते हैं आप उनको आतंकवादी कहते हैं, उनको आप दहशतगर्द कहते हैं, उनको आप क्यों फ्रीडम फाइटर नहीं कहते? ठीक है, बताएं, मेरे ठीक सवाल है, का जवाब दें। ठीक है। सुनिए पूरी बात, प्रोफेसर आसिफ पूरी दाऊद बात जी, सुनिए। मैं आपसे सर पूरी इसका बात जवाब सुनिए चाहूंगी। सर, पूरी आप इसका पूरी जवाब बात दीजिए, सुनिए, क्योंकि पूरी अभी बात ये देखें, सुनिए। डिबेट आप दोनों के बीच में चल रही है इसका सर। आप मुझे जवाब, बताएं, मुझे आप देने मुझे दें। बताएं। ठीक है, सज्जाद बोलिए साहब, प्रोफेसर आसिफ दाऊद दीजिए। सज्जाद साहब, इसका जवाब मुझे आप देने थे। सेल्फ डिफेंस की हम बात करते हैं, आपको मैं क्यों आप ही जवाब जो देने कह दूं? रहे हैं, आप यहाँ पे पूरा भाषण दे रहे आप हैं, कह रहे आके हैं कि इतनी देर कातिल से को तकरीर मारना, कर रहे हैं आप, कातिल का कत्ल पूरा करना। ड्यूरेशन चेक करें। आप आपने मुझे मुझे एक 5 मिनट बात ये पूरे नहीं बता दिए। दीजिए, अभी अभी इस चैनल पे एक बात आप बता दीजिए, आपसे हर तरह का डिस्कशन मैं करूंगा। पहलगांव में नाम पूछ पूछ के जिस तरीके से कत्ल किया गया, जिस तरीके से सिंदूर को उजाड़ा गया, जिस तरह से जुल्म किया, और ये एक मिसाल दे रहा हूं, और उसके बाद अगर हिंदुस्तान, भारत सेल्फ डिफेंस करे और उन तमाम जिम्मेदारों को जहां से ये चीजें निकल के आती हैं उस पे कोई एक्शन ले, तो आप उसका साथ दोगे? आप पहले हाँ या ना में जवाब दो, फिर मैं आपसे तर्क करूंगा। आप बताओ कि ये जो जुल्म होता है या हुआ है, बिल्कुल, आप जो मिसालें यस दे रहे हो यस। उसमें कहीं पे भी पाकिस्तान ये में, नहीं है कि आप अब सुन लेना हिंदुस्तान भाई, ने वो जवाब भी किया नहीं सुनते, और इस सवाल वजह से आप करते रहते रिटेलिएट हैं। कर रहे हो। दूसरी, आपस में एक ड्राइंग मिनट रूम दे वाली दो, आपको डिस्कशन चलाई हुई है, वन बोलने की साइडेड। बात दूंगा। 1 मिनट और मुझे बोलने दे दीजिए, प्लीज प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपने अभी एक बात और कही कि जिस तरीके से वहां पे लोग आवाज उठा रहे हैं इस सेल्फ डिफेंस के नाम पे, आप उसको सपोर्ट करते, यानी कि आप नॉन स्टेट एक्टर्स को और आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, जो प्रॉपर चैनल्स। आप अगर स्टेट वाइज बात करें, स्टेट की बात करें, आप इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, तो पाकिस्तान एक सोवरेन कंट्री है, तो सोवरेन कंट्री चैनलाइज करके, डायलॉग करके बात करे या कुछ नतीजा निकले तो एक बात समझ में आती है। लेकिन अगर कुछ लोग आवाज गलत तरीके से उठा के हमारे मुल्क पे आके हमारी औरतों को विधवा कर दें, हमारी बहनों को विधवा कर दें और उसका हम सेल्फ डिफेंस कर दें, तो आप वहां पे तो बदल जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे एक इंसान
इंसानियत को मारने का जो आपने कवच लगाया है, वो सेल्फ डिफेंस के नाम पे, आप कवच के नाम पे आ रहे हैं, जो आपको दोबारा कह रहा हूं कि ऐसी चीजों को आप जस्टिफाई करके समाज और ठीक है सोसाइटी में उन चीजों को सज्जाद जी बढ़ावा इसका दे रहे जवाब हैं। दीजिए, और दो मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में सिर्फ डिबेट नहीं है। सज्जाद जी, आप अपने पूरे प्रोग्राम की ड्यूरेशन निकालें, आपने मुझे 7 मिनट भी नहीं दिए, मेरे अरे सामने सर लगा हुआ सबसे टाइमर। ज्यादा टाइम मैंने आपको दिया है, बोलिए अब। आप चेक कर लें, खैर आप कहती रहे, आप जितना भी कहती रहे वो खुद बोलिए, चेक कर बोलिए। लीजिएगा अपनी प्रोग्राम की ड्यूरेशन। सबसे पहले मेरे इस भाई ने अभी जो मुझे एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं अब आपको दोहराता हूं। पाकिस्तान हमेशा, आज की तरह मैं पाकिस्तान का एक अदना सा नुमाइंदा के तौर पर आपको यह जवाब दे रहा हूं, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पाकिस्तान का फोर्थ पिलर, उसका नुमाइंदा आपको यह जवाब दे रहा हूं कि पूरी दुनिया में जहां पर भी दहशतगर्दी होती है उसकी हम मुखालफत करते हैं, क्योंकि हम खुद विक्टिम्स हैं। हम 80,000 लोगों की कुर्बानी दे चुके हैं, हमने जानों के नजराने पेश किए हैं, और ये हमने आलमी दहशतगर्दी का खात्मा ठीक है किया। ये जयंत पहली जी, बात जयंत जी सुनिए। सर, क्या बात सर नहीं अभी करने देती? अभी I am आपने sorry. सज्जाद I जी am की sorry. पूरी बात I am सुनी, really sorry. आपने I am प्रोफेसर really sorry. सर आई एम ऑल्सो I am सॉरी, really वो sorry. दोनों इतनी देर से वेट कर रहे हैं सर। आपका पर्सनल इंटरव्यू आप होता इतनी तो मैं देर 1 से घंटे जवाब आपके तो साथ पूरा ही बात सुनिए। करती सर। आप जवाब सुनिए। सर आपके शाहरुख सामने खान ने जयंत चिट जी देता इतनी हूं देर आपको। से इंतजार बात कर रहे हैं, करनी सॉरी नहीं सर। देती, क्यों नहीं आप सर, लोग? मैं आपको सर भगा सारी दिया डिबेट मैंने। आपको नहीं दे सकती भगा सर। दिए। जयंत जी, गाँव-कूद पे ही देखिए, जयंत जी चक्के हमारे चाहिए पास ना। सर ये- समय कम है, प्लीज सर। ये जयंत जो गीता और कुरान की बात आ रही है, ये एक अपने आप में एक बहुत बेमानी बात है। बिल्कुल। इससे कहीं कुछ हम दोनों को कोई भी हासिल कुछ नहीं होगा। वो जो एक कहावत है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इसकी इसकी कोई बुनियाद नहीं है। कुरान अपने आप में एक बहुत ही पायस रिलीजियस डॉक्यूमेंट है, और गीता भी है, तो बिल्कुल इसमें ना जाएं, बिल्कुल मुद्दों से ना 110%। भटकें। मुद्दों से ना भटके। मुद्दे क्या हैं कि आपकी जो इकोनॉमी है, आपका एक फेल्ड कंट्री बन गया है, आपकी इकोनॉमी फेल हो गई है, किस पर तरह जयंत से जी मैं आप आपसे एक उसकी सवाल स्कोर। पूछूंगी सर, इस बात को प्लीज मुझे करेक्ट करना थोड़ा सा सर। जी। जो अभी सज्जाद जी ये पूरा कुरान का एग्जाम्पल देकर सेल्फ डिफेंस का जिक्र करके टेररिज्म को डिफेंड कर रहे थे सर, क्या वो सिर्फ जो कह रहे थे मैं एक सिर्फ पूरे पाकिस्तान का एक छोटा सा एक पीस हूँ, एक छोटा सा अंश हूँ जो यहाँ पर आके उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर दिया कि ये आइडियोलॉजी है हमारे देश की? देखिए, ये अनफॉर्चुनेट है, और मुझे लगता है रिलीजन की आड़ में हम जो एक्चुअल मुद्दे हैं उनसे हमें भटकना नहीं चाहिए, उनसे दूर नहीं जाना चाहिए। आपको फोकस करना चाहिए कि आपकी इकोनॉमी को कैसे स्ट्रेंथन करना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप रिलीजन के उसमें और टेररिज्म को सपोर्ट को स्टेट स्पॉन्सरशिप करके ये कोई मुल्क आज तक प्रॉस्पर नहीं कर पाया है, और ना आप कर पाएंगे। आपने खुद कहा कि 1990 तक आप की इकोनॉमी भी अच्छा कर रही थी, एग्रीकल्चर में अच्छा कर रहे थे, तो आपको सोल सर्चिंग की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि क्या गड़बड़ हो गया उसके बाद, क्यों क्यों उसके बाद भी करीब 35 साल का समय हो गया है। तो इस 35 साल का जो रफली अगर आप डिवाइड करिए, तो आजादी के बाद दोनों मुल्कों की आधा टाइम जो है, आधा टाइम आपने कुछ अच्छा किया, उसके बाद से बराबर डाउनफॉल का पैटर्न चल रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, क्यों आपको बिल्कुल। बार और बार जयंत जी मुझे अमेरिका के लगता है ये सामने। तो पाकिस्तान की आवाम को, वहाँ के हुक्मरान को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि अच्छे बीज बोएंगे तो अच्छे ही फल जो है वो पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, सज्जाद जी का भी बहुत शुक्रिया, वो भी जुड़े पाकिस्तान से हमारे साथ। और देखिए, जब 78 सालों का हम जिक्र करते हैं, आज़ाद तो एक साथ हुए थे लेकिन आज हमारा देश आज़ाद है, लोकतंत्र की मिसालें पेश करता है, कैसे हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करें इसकी भी मिसाल पेश करता है। लेकिन वही पाकिस्तान आज कहाँ है, कोई विश्व में उन्हें नहीं जानता है।